नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जीन जैक्स रूसो का महान दर्शन। जब 1762 में उनकी ऐतिहासिक किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आई, तो सच मानिए इसने राजनीति और सत्ता को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के उनके सबसे क्रांतिकारी विचार यानी जनसत्ता के सिद्धांत को डिकोड करते हैं। लेकिन इस चर्चा को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर विचार करना जरूरी है। राज्य की असली शक्ति आखिर किसके पास होती है? आइए 18वीं सदी के यूरोप की कल्पना करें, जहां हर तरफ राजाओं का और पूर्ण राजशाही का बोलबाला था। राजाओं को सीधा ईश्वर का प्रतिनिधि मान लिया जाता था। ठीक ऐसे समय में रूसो ने एक बिल्कुल अलग दिशा में सोचना शुरू किया और सत्ता के असली स्रोत को ढूंढने की कोशिश की। तो इस रूपरेखा के जरिए हम समझेंगे कि रूसो ने सत्ता को वापस समाज के हाथों में कैसे सौंपा। हम कवर करेंगे जनसत्ता का अर्थ, सामान्य इच्छा क्या है, संप्रभुता की विशेषताएं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट, इसके कुछ गुण और दोष, और अंत में इसका ऐतिहासिक प्रभाव। चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। जनसत्ता का अर्थ, आखिर जमीनी स्तर पर इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? सरल शब्दों में कहें तो सर्वोच्च शक्ति किसी राजा, किसी धार्मिक संस्था या किसी एक व्यक्ति की बपोती नहीं है। संपूर्ण जनता एक साथ मिलकर इस सर्वोच्च शक्ति का स्रोत होती है। रूसो का स्पष्ट मानना था कि राज्य की सारी शक्ति पूरी तरह से नागरिकों से ही आती है, यानी असली बॉस जनता है और सरकार वो महज एक कर्मचारी है जिसे एक खास काम के लिए रखा गया है। सत्ता ऊपर से नीचे नहीं थोपी जाती, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे जटिल बिंदु की तरफ, सामान्य इच्छा, जिसे जनरल विल भी कहा जाता है। देखिए, ये कोई आम कॉन्सेप्ट नहीं है। सामान्य इच्छा का मतलब महज सभी लोगों की अपनी अपनी इच्छाओं को एक साथ जोड़ देना नहीं है, बल्कि ये लोगों की वह सामूहिक इच्छा है जो पूरे समाज के कल्याण को दर्शाती है और व्यक्तिगत स्वार्थ से बिल्कुल ऊपर होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून सार्वजनिक भलाई के लिए बनने चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष या गुट के फायदे के लिए नहीं। जब कोई भी फैसला पूरे समाज के व्यापक हित में लिया जाता है, तब वह सामान्य इच्छा का सच्चा रूप ले लेता है। इस पूरे डायनामिक को एक बेहद शक्तिशाली और उग्र विचार से समझा जा सकता है। सरकार जनता की सेवक है, मालिक नहीं। रूसो का मानना था कि चूंकि जनता अपनी मर्जी से सरकार बनाती है, इसलिए अगर कोई सरकार जनता के हित के खिलाफ काम करने लगे तो समाज के पास उसे पूरी तरह से बदलने या हटाने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल स्पष्ट और सीधा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, संप्रभुता की विशेषताएं। आखिर ये जनता की शक्ति काम कैसे करती है? रूसो ने जनसत्ता को संप्रभुता से जोड़ा और इसके 4 मजबूत स्तंभ बताए। पहला, ये अदेह है, यानी जनता अपनी ये शक्ति किसी राजा या संस्था को दे नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करना अपनी आज़ादी को बेचने जैसा होगा। दूसरा, ये अविभाज्य है, सत्ता को अलग अलग टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। तीसरा, ये सर्वोच्च है, जनता से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। और चौथा, ये पूरी तरह से जनता में निहित है, मतलब किसी भी अंतिम फैसले पर मोहर लगाने का अधिकार केवल और केवल नागरिकों का है। हमारा चौथा बिंदु है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आइए देखते हैं कि यह सिद्धांत शासन में कैसे लागू होता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को क्रम से समझते हैं। रूसो आजकल के प्रतिनिधि लोकतंत्र का बहुत बड़ा आलोचक था, जहां लोग बस वोट देकर अपने लिए निर्णय लेने वाले नेता चुन लेते हैं। रूसो का विजन बिल्कुल अलग था। पहले चरण में नागरिकों को शासन में सीधे भाग लेना चाहिए। दूसरे चरण में जनता खुद कानून बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होती है और तीसरे चरण में समाज अंतिम निर्णय खुद लेता है। उनके लिए असली लोकतंत्र वही है जहां सत्ता की बागडोर सीधे जनता के हाथ में हो, बिना किसी बिचौलिए के। इस टेबल पर गौर कीजिए। ये बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाता है कि रूसो ने एक निष्पक्ष समाज के लिए क्या विशिष्ट लक्ष्य रखे थे। स्वतंत्रता की रक्षा से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा होती है। समानता स्थापित करने से सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। शोषण को खत्म करने का सीधा मतलब है निरंकुश शासन और तानाशाही को हटाना। और अंततः एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना जो पूरी तरीके से सार्वजनिक भलाई पर केंद्रित हो। अब आते हैं 5वें भाग पर, गुण और दोष। चलिए इस सिद्धांत को एक पूरी तरह से न्यूट्रल और एकेडमिक नजरिए से परखते हैं।
देखिए, खूबियों की बात करें तो इस विचार ने आधुनिक लोकतंत्र की एक मजबूत नींव रखी। यह नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, पूर्ण राजशाही का कड़ा विरोध करता है और नागरिकों के बीच समानता सुनिश्चित करता है। लेकिन इसके दोष भी कम गंभीर नहीं है। सामान्य इच्छा की अवधारणा बहुत ही अस्पष्ट है। यह तय करना बेहद मुश्किल है कि असल में पूरे समाज की सामूहिक इच्छा क्या है। इसमें बहुमत के अत्याचार का भी एक बड़ा जोखिम छिपा है, जहां अल्पसंख्यक समूहों की आवाज को दबाया जा सकता है। और सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती, आज के विशाल आबादी वाले देशों में हर नागरिक को कानून बनाने के लिए एक जगह इकट्ठा करना लगभग असंभव है। छठा और अंतिम भाग, ऐतिहासिक प्रभाव। विश्व पटल पर इस महान सिद्धांत ने क्या छाप छोड़ी? वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल तब आया जब ये विचार महज किताबों के पन्नों से निकलकर एक वास्तविक क्रांति में बदल गए। रूसो के जनसत्ता के सिद्धांत ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को गहराई से प्रभावित किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे इसी दर्शन की देन थे। इतना ही नहीं, इसने पूरी दुनिया में आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्यों और मानवाधिकारों के लिए एक बेहद मजबूत जमीन तैयार की। सत्ता को राजाओं के महलों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने की जो सोच आज हमारे समाज में है, वो काफी हद तक रूसो के ही विचारों का परिणाम है। तो इस विश्लेषण को एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज के करोड़ों की आबादी वाले बड़े राष्ट्रों में सच्चा प्रत्यक्ष लोकतंत्र वास्तव में मुमकिन है? 18वीं सदी के इन महान आदर्शों को, जहां जनता ही सर्वोच्च है, हमारी आज की विशाल और प्रतिनिधि आधारित दुनिया में कैसे ढाला जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है और हमें शासन के आधुनिक मॉडल्स पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है।